हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर स्वागत है। आज मेरा दूसरा लेक्चर है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। आप लोग जितने भी टॉपिक डिस्कस किए जाएं उसको आप लोग नोट करते रहिएगा, यानी आप नोट्स बनाते रहिएगा। और जो टॉपिक आपको समझ में ना आए या कोई ऐसा वर्ड आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं उसे अगले वीडियो में आपसे शेयर कर लूँगा। ठीक है, आपको मैं विस्तार से समझा दूँगा। तो पहला चैप्टर है इसमें शक्ति उत्पादन, ठीक है ना। शक्ति उत्पादन, पावर जनरेशन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसमें हमें देखते हैं कि जो हमारा पावर जनरेशन, यानी जो हमारे पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे हम पावर कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। शक्ति संयंत्र, जिसे हम पावर स्टेशन या पावर हाउस भी कहते हैं, यह एक, यहाँ पे औद्योगिक गलत है, यह एक औद्योगिक सुविधा है। विद्युत उत्पादन करने की शक्ति संयंत्र इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के शक्ति संयंत्र, इसमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन तथा अन्य ऊष्मागतिकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब आप समझें, यहाँ कह रहा है कि अगर हम पावर को जनरेट करेंगे यानी विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे तो उसमें हम कुछ ऐसे ईंधन को हम क्या करेंगे, जलाएंगे, ठीक है, उनका दहन करेंगे, ठीक है ना। दहन का मतलब है उनको जलाना, उनको दहन करेंगे। दहन करके हम कुछ ऐसी प्रक्रिया करेंगे, ठीक है ना, यानी ऊष्मागतिकी की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करेंगे, उसमें हम मान लीजिए अगर यांत्रिक ऊर्जा है तो यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या करेंगे, जनरेटर के द्वारा हम उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा हम क्या करेंगे, बड़े बड़े जो टरबाइन लगे होते हैं पावर स्टेशनों पर, उसको क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करेंगे, कन्वर्ट करके उसे हम क्या कर देंगे, विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे। कहने का मतलब यह है कि यांत्रिक ऊर्जा में तभी होगा, जैसे थर्मल पावर स्टेशन हो गया, उस पे इनके ब्लेडों पे जब हम क्या करेंगे, भाप देंगे तो ये ब्लेड क्या करेंगे, भाप के दबाव से ये ब्लेड घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। हालांकि अभी इसमें हमें ये समझना है कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं पहले उनके बारे में देख लेते हैं। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन हैं, पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि विश्व का जो पहला शक्ति संयंत्र जो लगा था, जो पावर प्लांट लगा था विश्व का पहला, वो लगा था इटली में, ठीक है ना। उसे इटली में लगाया गया था। उस पावर स्टेशन पर लगभग शायद 24 विद्युत जनरेटरों को लगाया गया था और इनको भाप इंजन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। जैसे आजकल गांव में हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर यानी इंजन के द्वारा हम डायनेमो को घुमाते हैं, तो इससे हम जो डायनेमो को घुमाया गया था वो भाप इंजन के द्वारा, ठीक है। और इसमें आप देखते हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत। ऊर्जा के मुख्य स्रोत को निम्नलिखित दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक। इसमें पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है ना, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए हमारा एक अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें हमें केवल ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में, कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते क्या हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसका आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो हमें मूल रूप से प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों, यानी ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है, मतलब उसका बार बार उत्पन्न होना संभव नहीं है। जैसे आप लोग बेसिकली ऐसे समझिए कि जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा हम क्या कर रहे हैं, आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हम कल भी इस्तेमाल करेंगे, यानी ये भविष्य की ऐसी ऊर्जा है, भविष्य में ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। ये ऐसी ऊर्जा है कि भविष्य में कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है।
बट ये परंपरागत के अंतर्गत नहीं आता, ये होता है आपका अपरंपरागत। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है कौन? सौर ऊर्जा। तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। आगे है परंपरागत ऊर्जा स्रोत परंपरागत ऊर्जा स्रोत हमारे समाप्त हो सकते हैं, यानी अगर इनका हम लगातार खपत करेंगे तो ये एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका इस्तेमाल लगातार होने से ये क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ठीक है ना। तो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिएगा, अब उदाहरण में देखिए, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, परमाणु ईंधन हो गया, गैस हो गया, ये सभी समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं, इसलिए इन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इनसे होने वाला प्रदूषण और प्रकृति को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। मतलब अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो इनसे बहुत प्रदूषण उत्पन्न होता है, यानी इससे प्रदूषण बहुत होता है, और इससे हमारे प्रकृति को यानी वातावरण को इनके प्रदूषण से बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारा इन्वायरमेंटल जो होगा, गैस अगर ज़्यादा उत्पन्न होगा, जैसे इसमें CO2 होता है, CO होता है, ये सब क्या करेंगे? एक वायुमंडल में एक पतली परत बना लेंगे, और पतली परत बनाने से जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है ना, वो ज़मीन पे आएंगी, बट इनके ताप से जो उष्मा निकलेगा इन्हें वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकेंगी। कौन? CO2 और CO और अन्य जो गैसें उत्पन्न होंगी उनके जो लेयर बने होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यह ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण भी है। मतलब इनके प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात हमारे वातावरण का तापमान बहुत बढ़ जाता है। अगला है, इसमें बोला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत के कुछ मुख्य उदाहरण निम्नलिखित है। हमारे इस बुक में जो टॉपिक है मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको जो भी चीज़ें ऐसी हो जो समझ में ना आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें है ईंधन, फ्यूल। ईंधन वह रासायनिक पदार्थ है जिसके दहन के फलस्वरूप, दहन मतलब इनको जलाने के बाद ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी जलाने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, तथा रासायनिक पदार्थ में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर उपस्थित होते हैं, वो ईंधन कहलाते हैं। ठीक है ना। यानी इनके जलाने पे हमें क्या मिले? ऊष्मा मिले, और ये ऊष्मा हमें तभी मिलेगी जब उसमें कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और सल्फर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बोला ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ईंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला है हमारा ठोस ईंधन, द्रवीय ईंधन और गैसीय ईंधन। इनके बारे में हम आगे देखते हैं। ठोस ईंधन, ठोस ईंधन क्या होता है? जैसे इसके अंतर्गत कोयला हो गया, ठीक, उपली हो गई और लकड़ी हो गया, ये ईंधन क्या हो जाएंगे? ठोस के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें पहला हो गया कोयला। इसके मुख्य अवयव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा राख आदि हैं। मतलब इनको जब हम जलाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें से क्या निकलते हैं? मतलब जलाने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इसमें उपस्थित क्या है, ताकि इनकी उपस्थिति से हमें क्या मिल सके? ऊष्मा मिल सके। तो अगर कार्बन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, नाइट्रोजन नहीं रहेगा, सल्फर नहीं रहेगा, ये सब इनकी उपस्थिति होना ज़रूरी है, तभी हमें कोयले से ज़्यादा क्या मिलेगा? ऊष्मा मिलेगा। ठीक है। अब आगे इसमें यह ठोस रूप में होता है तथा जलाने पर क्या मिल देता है? CO2 और CO एवं ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है ना। जलाने के बाद ऐसा होता है, जब हम जला देंगे तो हमारा CO2 निकलेगा और CO निकलेगा। आगे है कोयला निर्माण विधि के आधार पर कुछ प्रमुख कोयले निम्नलिखित हैं जिनका इस्तेमाल हम आजकल सबसे ज़्यादा करते हैं। जैसे हो गया पीट कोयला। ठीक है ना। अब पीट कोयला के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो पीट कोयला है इनका हम निर्माण कैसे करते हैं। पीट कोयला का निर्माण, जैसे जो पौधे होते हैं इनकी शाखाएं होती हैं, तो इनकी शाखाएं, टहनियाँ, ये सब अगर कहीं पे गिरी हैं, वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है ना, धीरे धीरे ये क्या करते हैं? सड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये पानी की अधिकता जहाँ पे होगी, अगर वहाँ पे सड़ रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम मिले,
तब जाके वहाँ पे पीट कोयला का निर्माण होगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। इसे जलाने पर अधिक राख यानी राखी एवं धुआं निकलता है। अब सोचिए अगर इनके जलाने पे ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकलेगा तो इस हिसाब से हम बोलेंगे इसमें प्रदूषण भी बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। धुआं जहाँ निकला तो प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 27% से लेकर 50% तक होती है। मैक्सिमम तो देखिए 27% से लेकर 30% तक ही मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे देशों में इनकी जो मात्रा पाई जाती है, ये जो पाए जाते हैं तो उसमें लगभग जो कार्बन की मात्रा होती है वो लगभग होती है 50% तक, ठीक है। अब आगे देखिए, यह एक जीवाश्म ईंधन है जो लकड़ी द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें नमी होने के कारण इसको प्रयोग में लाने से पहले सुखाना पड़ता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि इसमें नमी रहती है, तुरंत इसे हम जला नहीं सकते। भाई जब हम तुरंत नहीं जला सकते तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि ये हमारे लिए बेस्ट ईंधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसे सुखाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे भारत में बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। ये यूरोप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप हो गया और रूस हो गया, इन जगहों पे इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। यूरोपीय देश हो गए या रूस हो गया, इन देशों में सबसे ज़्यादा पीट कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और साथ साथ ये भी बता दें जो पीट कोयला होता है, ठीक है ना, जो पीट कोयला है इसमें उष्मीमान जो होता है, इसमें उष्मीमान सबसे कम होता है, उष्मीमान सबसे कम होता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये उष्मीमान क्या होता है, ये उष्मीमान क्या होता है। देखिए उष्मीमान जैसे इसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन यानी एक आयतन द्वारा पूरी तरह से दहन होने पर, यानी उसको जब हम पूरी तरह से जला देंगे, यानी उसमें कुछ बचा ना हो, उसको एकदम पूर्ण रूप से हम जला दें, और जलाने पर उत्पन्न उष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है, उष्मीमान कहलाती है। और इसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है ना। तो इसे हम किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापते हैं। जैसे बात की जाए पेट्रोल, तो अगर पूछा जाए कि पेट्रोल का जो उष्मीमान होता है वो कितना होता है, तो पेट्रोल का जो उष्मीमान होता है वो होता है 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। यानी 1 किलोग्राम में कितना किलो जूल उष्मा उत्पन्न होती है, 45,000, ठीक है। और डीजल हो गया, डीजल में लगभग होता है 10,000, ठीक है ना, डीजल में 10,000 होता है। और जो आपका कोयला होता है उसमें होता है 8,000 के अब। लेकिन कोयले में जो हमारा एंथ्रोसाइड होता है, एंथ्रोसाइड कोयला, उसमें सबसे ज़्यादा होता है, उसमें होता है 24,000। कितना होता है, 24,000, ठीक है। वो हमारे कोयले में सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। अगला है लिग्नाइट एवं ब्राउन कोयला। यह पीट तथा कोयले के मध्य का चरण होता है। इसमें नमी तथा राख की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें हीट कंटेंट की मात्रा कम होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं, हीट, ठीक है ना, हीट कंटेंट यानी इसमें हीट उत्पन्न करने की जो मात्रा होती है, जो इसमें कार्बनिक पदार्थें होते हैं, कार्बन होती हैं, वो कंटेंट बहुत कम होती है, यानी उनकी मात्रा कम होती है। तो भाई जब मात्रा कम होगी तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें निकल ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। यह प्रकृति में पाउडर के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, प्रकृति में पाउडर के रूप में पाई जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होती है, ठीक है ना। अब आप देखिए जो लिग्नाइट होता है ना, लिग्नाइट पाउडर के रूप में पाई जाती है, इसलिए इनका परिवहन करना बहुत ही दुर्लभ होता है, यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत दुर्लभ होता है, ठीक है ना। और इसीलिए इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हम कहाँ पे करते हैं, सबसे ज़्यादा बिजली को बनाने में ही हम लिग्नाइट का इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत होता है। इसलिए हम इसको हर जगह या दुकान पे या फिर घरों पे हर जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते, कारखानों में तो वहाँ कम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा हम करते हैं बिजली बनाने में। और आपको पता है बिजली बनाने के लिए हमें जो कोयला मिलेगा वो चूड़ के रूप में हमें चाहिए, यानी चूड़ के रूप में हम उसको मतलब उसका चूरा बना के हम क्या करेंगे, भट्टियों में डालेंगे। इसलिए इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं।
और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो कोयला होता है ना, कोयला जो होता है विश्व में 40%, पूरे विश्व में 40% जो बिजली बन रही है ना वो कोयले से ही बनती है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, 40% जो बिजली बन रही है वो कोयले से ही बनाई जाती है पूरे विश्व में, ठीक है। और हम ये भी बता दें जो हमारा कोयला, हमारे देश में जो कोयला उत्पन्न हो रहा है, सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में उत्पन्न होता है। अगला है बिटुमिनस कोयला। यह जलने के उपरांत पीला तथा धुआं सहित फ्लेम उत्पन्न करता है। इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें धुआं होता है, लेकिन अन्य जो जैसे पीट कोयला हो गया, ठीक है ना, और हमारा जो है पीट कोयला के साथ साथ जो पीट कोयला के साथ साथ जो हमारा लिग्नाइट कोयला है, उनकी अपेक्षा इसमें धुआं कम निकलता है, ठीक है ना। इसमें जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 70 से 86% पाई जाती है, ठीक है ना। और ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है कोकिंग कोल मतलब कोयला, और एक होता है नॉन कोकिंग कोयला, ठीक। एंथ्रेसाइट कोयला, यह कठोर तथा चमकदार होता है। यह धीरे धीरे जलता है तथा एक बार जलने के बाद भट्टी का तापमान उच्च बनाए रखता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत लगभग 85 से 98% तक होती है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कोयला कौन माना जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला को। और ये भी पूछता है कि किस कोयले में, ऑप्शन दे देगा, विटामिन्स दे देगा, एंथ्रेसाइट दे देगा, पीट कोयला दे देगा, लिग्नाइट दे देगा, तो पूछेगा सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशतता किस कोयले के किस भाग में, कोयले के किस प्रकार में होती है, मतलब पीट कोयले में होती है कि लिग्नाइट में होती है, विटामिन्स में होती है कि एंथ्रेसाइट में होती है। तो 98% कार्बन कहाँ, किस कोयले में होती है, एंथ्रेसाइट में, ठीक है ना। अब आपका अगला जो टॉपिक है, अब देखिए हमने आपको बता दिया है यहाँ पे आपका था जो ईंधन था वो कितने प्रकार का था। पहला था ठोस ईंधन, दूसरा द्रवीय और तीसरा गैसीय। मैंने ठोस ईंधन के बारे में बता दिया, ठीक है ना। आज के लेक्चर में मैंने ठोस ईंधन के बारे में बता दिया। जो आपका अगला लेक्चर होगा वो होगा द्रवीय ईंधन के बारे में, ठीक है ना। वो द्रवीय ईंधन के बारे में रहेगा, और द्रवीय ईंधन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे द्रवीय ईंधन के बारे में जैसे आप देख लीजिए, हमारा पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सब हमारे द्रव के रूप में ये हमारे द्रवीय ईंधन होते हैं। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।